Good morning, students. My dear, today we are going to start with the last part C of the chapter Money and Credit. Without wasting time, आइए शुरू करते हैं. My dear, next question is, what are the reasons why bank might not be willing to lend to certain borrowers? कई बार ऐसा क्यों होता है कि बैंक कुछ लोगों को लोन नहीं देते? माय डियर, देखो, बैंक का मेन पर्पस है बोरोर को लोन देना, लेकिन कई बार कुछ पुअर फार्मर्स, कुछ माइग्रेंट लेबर, कुछ अनएम्प्लॉयड पीपल बैंक के पास जाते हैं और बैंक उन्हें लोन नहीं दे पाता. इसके पीछे मेन दो रीजन होते हैं. नंबर वन, दे मे नॉट हैव सम कोलेट्रल. उनके पास कोई कोलेट्रल नहीं होता जिसको एज ए सिक्योरिटी वो बैंक में डिपॉजिट कर सके. सेकेंड, दे मे नॉट सेटिस्फाई द डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट. जैसे अगर हम बैंक से कभी लोन लेते हैं तो कुछ हमें डॉक्यूमेंटेशन बैंक को देने पड़ते हैं, जैसे हमारी रिटर्न हो गई, हमारे कुछ पैन कार्ड हो गया, हमारा आधार कार्ड हो गया, हमारी इनकम की क्या क्या सोर्सेज है, फिर हमारी कोई गारंटी लेने के लिए कोई पर्सन हमारी गारंटी लेता है, लाइक दैट. तो कई बार उनके पास ये जो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स हैं वो इसको फुलफिल नहीं कर पाते, एंड दैट इज वाई बैंक उनको लोन नहीं देता. Then comes the question, what does terms of credit include? कई बार बड़ी कॉमन टर्म यूज करते हैं कि तुमने क्या टर्म्स ऑफ क्रेडिट पे लोन लिया. तो ये टर्म्स ऑफ क्रेडिट होता क्या है? देखो, जब भी कोई लैंडर आप किसी पर्सन को लोन वगैरह देता है तो वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रखता है रिलेटेड टू द लोन, और इसको बोला जाता है मेरे बच्चे टर्म्स ऑफ क्रेडिट. इसमें क्या होता है? इसमें बताता है भाई मैं आपसे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, क्या आप कोलेट्रल मेरे पास रखोगे, क्या मेरे को डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, और क्या आपका मोड ऑफ पेमेंट रहेगा. रीपेमेंट आप कैसे करोगे, चेक के थ्रू करोगे, कैश करोगे, किस तरह से करोगे. तो दैट इज माय डियर टर्म्स ऑफ क्रेडिट. यानी टर्म्स ऑफ क्रेडिट के अंदर वो सब कंडीशंस हैं जो भी आपको लोन देने से पहले एक लेंडर आपको स्पेसिफाई करेगा कि भैया मैं किस रेट पे आपको इंटरेस्ट देने वाला हूं, आपको एज ए कोलेट्रल मेरे पास क्या रखोगे, क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, और क्या आपका मोड ऑफ रीपेमेंट रहेगा. Then comes the next question, difference between formal and informal sectors of credit. देखो, जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं एज ए सेक्टर ऑफ क्रेडिट, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. माय डियर, फॉर्मल सेक्टर के अंदर क्या आता है? इट इंक्लूड्स बैंक्स एंड कोऑपरेटिव, तो टोटली गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आता है. इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर आते हैं हमारे मनी लैंडर, ट्रेडर, एम्प्लॉयर, फ्रेंड्स, रिलेटिव. एंड देन लोन प्रोसीजर. सर, बैंक से जो लोन लेना है इट इज कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होता है फॉर्मल सेक्टर से लोन लेना, क्योंकि इसमें आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, प्रॉपर कोलेट्रल चाहिए. लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में लोन लेना कंपैरेटिवली इजी होता है, क्योंकि यहाँ पर कई बार कोलेट्रल भी नहीं चाहिए होता. मान लो किसी अपने फ्रेंड वगैरह से, रिलेटिव से लोन लेते हैं और कोई खास डॉक्यूमेंटेशन की भी ज्यादा जरूरत नहीं होती है. इवन कई बार ऐसा भी होता है कि बोरोर पुराना लोन वापस करता है और साथ ही अपना नया लोन ले लेता है. तो यहाँ पर कंपैरेटिवली काफी इजी होता है. थर्ड, रेट ऑफ इंटरेस्ट. माय डियर, फॉर्मल सेक्टर के अंदर जो आप लोन लेते हो बड़ा रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे चार्ज किया जाता है, कोई आपको एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया जाता. लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में समटाइम जो मनी लैंडर्स वगैरह होते हैं, ट्रेडर वगैरह होते हैं, वो काफी ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और कई बार अपने रिकॉर्ड्स वगैरह को भी मैनिपुलेट कर लेते हैं, और जो हमारा बोरर होता है उसको भी कई बार बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाई शुड क्रेडिट एट रीजनेबल रेट बी अवेलेबल ऑन. भाई, ये जो क्रेडिट है ये रीजनेबल रेट पर क्यों अवेलेबल होना चाहिए? देखिए, आजकल हम देखते हैं हमारे जो मोस्ट पुअर पीपल्स होते हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं, जहां पर वो लोग कोलेट्रल वगैरह क्योंकि उनके पकड़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं चाहिए होता. एक्चुअली होता क्या है, हमारे जो पुअर पीपल है इनके पास ना तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, ना प्रॉपर कोलेट्रल है, तो इसीलिए इनको इनफॉर्मल सेक्टर के पास जाना पड़ता है, और जहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा चार्ज किया जाता है और सम टाइम इनको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है, और कई बार तो इतना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि उसको चुकाने के लिए
इतना ज्यादा मतलब ये लोग लोन से पैसे ले लेते हैं कि अपना सामान वगैरह, अपनी एसेट वगैरह भी सेल आउट करना पड़ जाता है। तो इसीलिए मतलब कहा जाता है कि ये जो लोन है, और क्योंकि इनको कोई सुपरवाइज नहीं कर रहा, तो लैंडर कई बार अनफेयर मीन भी यूज करता है अपनी लोन वगैरह को रिकवर करने के लिए। तो इसीलिए कहा जाता है कि इस सब डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए जरूरी है कि फॉर्मल सेक्टर आगे आए और इन लोगों को रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड किया जाए, ताकि जो हमारे पुअर पीपल है इसका फायदा उठा सके और उनको कोई एक्सप्लॉइट ना कर सके। Then comes, how do banks mediate between those who have surplus money and those who need money? देखो ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट है कि बैंक क्या काम करता है एज ए मीडियोकर। अब मान लीजिए दो तरह के लोग होते हैं, एक जिनके पास बहुत सारा पैसा है, सरप्लस मनी है, और एक जिनको पैसे की जरूरत है। तो बैंक क्या करता है एज ए मीडियोकर, एक रोल प्ले करता है। मान लो मेरे पास कुछ फालतू पैसे पड़े हुए हैं, मैंने बैंक में क्या किया, मैंने बैंक में जमा करा दिए, सेव कर दिया। अब ऐसे एक पर्सन को जरूरत थी बैंक में लोन लेने की, डिमांड थी मनी की, वो बैंक के पास गया और बैंक ने उससे एक कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करके कुछ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, कोलेटरल वगैरह जो चाहिए उससे लेके उसको लोन दे दिया। अब देखो बैंक क्या कर रहा है, एक मीडियोकर बन गया, मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा था वो मैंने बैंक में रखा, बैंक ने वो पैसा किसी और को जमा दे दिया। तो दैट इज माय डियर रोल ऑफ द बैंक एज ए मीडियोकर। हाँ, एक बात नोट करने वाली है कि बैंक के अंदर जब हम पैसा जमा कराते हैं तो बैंक हमें उसके ऊपर कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। इसी तरह जब बैंक से लोन लेने जाते हैं तो बैंक हमारे से कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है, और नॉर्मली ये देखा जाता है कि बैंक जिस रेट पे लैंड करता है वो ज्यादा होता है उस रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो बैंक हमें देता है। और ये जो डिफरेंस है रेट ऑफ इंटरेस्ट का, यही बैंक का सोर्स ऑफ इनकम है। थोड़ा और क्लियर करता हूं, मान लो बैंक में पैसे जमा कराए, बैंक ने हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया 5%। ओके, अब हम बैंक से कोई पर्सन और लोन लेने चला गया तो बैंक उससे चार्ज करेगा मे बी 9% जब उसको लोन देगा। तो ये जो 4% का डिफरेंस है, ये क्या है, ये बैंक का प्रॉफिट है, ये बैंक की मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है। तो इस तरह हमने देखा कि बैंक कैसे एज ए मीडियोकर रोल प्ले करता है बिटवीन द पर्सन हु हैव सरप्लस मनी एंड दोज हु नीड मनी। देन माय डियर क्वेश्चन आता है, व्हाई डू वी नीड टू एक्सपेंड फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट इन इंडिया? सो डेफिनेटली देखो, इंडिया के अंदर आपको पता है दो तरह के हमारे सेक्टर्स होते हैं लोन लेने के लिए। एक होता है फॉर्मल सेक्टर और एक होता है इनफॉर्मल सेक्टर। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हमारे फॉर्मल सेक्टर को एक्सपेंड करने की क्यों जरूरत है। सर देखिए, फॉर्मल सेक्टर के अंदर हमारे बैंक्स आते हैं, कोऑपरेटिव्स आते हैं, और इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर आपको पता है मनी लैंडर, ट्रेडर, एम्प्लॉयर, रिलेटिव, फ्रेंड्स वगैरह आते हैं। अब नॉर्मली देखा जाता है कि जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर है, जब वो लोन जो लोग लोन लेते हैं वो काफी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और उनको बहुत ज्यादा कई बार एक्सप्लॉइट भी करते हैं। तो इसीलिए जरूरी है कि हम अपने फॉर्मल सेक्टर को एक्सपेंड करें, जहां पर नहीं भी है बैंक्स वगैरह, कोऑपरेटिव्स वगैरह, उनको एस्टैब्लिश करें ताकि इन लोगों को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड किया जाए और उनको जो एक्सप्लॉइटेशन है उससे बचाया जाए। तो इसीलिए जरूरत है कि हम फॉर्मल सोर्सेज ऑफ राइट को एक्सपेंड करें ताकि इन लोगों को प्रोटेक्ट, हमारे जो पुअर पीपल्स हैं, पुअर फार्मर्स हैं, जो लेबर क्लास है जिनको लोन वगैरह की जरूरत होती है, उन्हें इससे प्रोटेक्ट किया जा सके। Then my dear come, write any 4 advantage of money. So money की क्या advantage है? So number 1, money is used as a medium of exchange। जैसे हमने डिस्कस किया था कि हम मनी को यूज करते हैं एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हम किसी भी चीज को एक्सचेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मनी, परचेज कर सकते हैं। इट इज इजी टू स्टोर मनी। आज अगर हमें वैल्यू को स्टोर करना है मनी की टर्म में, बड़ा इजिली हम उसको स्टोर कर सकते हैं। देन मनी ऑफर्स इकोनॉमिक फ्रीडम टू द पीपल। फिर हमारा जो मनी है, हमारे को इकोनॉमिक फ्रीडम भी मिलती है, हम जो चाहे खरीद सकते हैं, जैसे मर्जी पैसा खर्च कर सकते हैं। एंड मनी इज यूज फॉर परचेजिंग गुड एंड सर्विसेज। डेफिनेटली सर, मनी को हम यूज करते हैं डिफरेंट टाइप्स की गुड एंड सर्विस परचेज करने के लिए। इनसे हमारी तरह तरह की जो वांट्स हैं वो सेटिस्फाई होती हैं। विद द हेल्प ऑफ मनी यू कैन परचेज कार, विद द हेल्प ऑफ मनी यू कैन परचेज फूड, विद द हेल्प ऑफ मनी यू कैन परचेज क्लोथ। तो विद दैट you are able to satisfy your lot of wants. Mention the modern form of money, how it is different from traditional form. देखो, आज अगर मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी की बात करें, इसमें क्या आता है मेरे बच्चे, क्रेडिट कार्ड, पेपर करेंसी, डिमांड डिपॉजिट, ये हमारे मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है। ट्रेडिशनल मनी हमारी क्या होती थी, गोल्ड, सिल्वर, मेटल कॉइन्स, जिनकी अपनी वैल्यू होती थी। तो लेकिन आज हमारी जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है टोटली डिफरेंट है ट्रेडिशनल फॉर्म से।
क्योंकि मॉडर्न जो करेंसी है इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ एक्सचेंज। आज अगर हम देखें हमारी जो पेपर करेंसी है, जो क्रेडिट कार्ड है, एज ए कॉमोडिटी उसकी कोई वैल्यू नहीं है, इट इज जस्ट द वैल्यू ऑफ एक्सचेंज। लेकिन जो हमारी ट्रेडिशनल मनी होती थी, इट इज द वैल्यू ऑफ द कॉमोडिटी। जैसे गोल्ड क्वाइंस आते थे, सिल्वर क्वाइंस आते थे, तो उनकी वैल्यू एज ए कॉमोडिटी भी होती थी और वैल्यू एज ए मनी भी होती थी। लेकिन आज जो हमारी मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है, इट इज जस्ट द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। So what is the basic idea behind self-help groups for the poor? देखो, explain in on your own word। मैंने लास्ट आपको जो अपना लेक्चर भेजा था उसमें मैंने आपको बताया था सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में। ये गांव में कई बार क्या होता है, 15 से 20 लोग मिलते हैं, अपना एक ग्रुप बना लेते हैं जिसमें रेगुलरली ये लोग सेव करते हैं। 25 रुपीज से लेकर 100 रुपीज तक ये लोग सेव करते हैं, और फिर आफ्टर सम टाइम जब इनके पास एक अच्छा अमाउंट इकट्ठा हो जाता है तो ये अपने मेंबर्स वगैरह को बड़े नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बिना कोलेटरल के लोन वगैरह भी देते हैं। तो इस तरह से ये लोग हेल्प करते हैं अपने ही लोगों की स्मॉल सेविंग्स के थ्रू, और गवर्नमेंट इसको बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है। इसको माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम भी कहते हैं। और फिर मैंने आपको यही बताया था कि जब बहुत लंबे समय तक ये काम करते हैं तो ये एलिजिबल हो जाते हैं बैंक वगैरह से लोन लेने के लिए भी, अपने मेंबर्स की फिर ये और ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी का, मानव नीड्स ए लोन टू सेट अप अ स्मॉल बिजनेस, ऑन व्हाट बेसिस विल मानव डिसाइड वेदर टू बोरो फ्रॉम द बैंक और द मनी लेंडर? डिस्कस। देखो, मानव को अपना एक बिजनेस चलाने के लिए कुछ मनी की जरूरत है, तो मानव अब बैंक से लोन लेगा या मनी लेंडर से, किस बेस पे ये डिसाइड करेगा? सर, मानव डिसाइड करेगा नंबर 1 क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कुछ टर्म्स ऑफ क्रेडिट को देखेगा। जैसे नंबर 1, सर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कौन कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, बैंक कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा है, और मनी लेंडर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ कोलेटरल रिक्वायर्ड, क्या हमें कोलेटरल रिक्वायर्ड है लोन लेने के लिए, डॉक्यूमेंटेशन क्या रिक्वायर्ड है, एंड मोड ऑफ रीपेमेंट क्या रहेगा। इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए मानव डिसाइड करेगा उसको किससे लोन लेना है। अब मान लीजिए मानव के पास कोलेटरल है और डॉक्यूमेंटेशन भी है, तो डेफिनेटली मानव कहां से लोन लेगा? मानव विल गो फॉर द बैंक, क्योंकि यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपैरेटिवली कम होगा। लेकिन अगर मान लीजिए मानव के पास कोलेटरल ही नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है, देन ही डेफिनेटली ही हैज टू गो टू द मनी लेंडर। तो ये डिपेंड ऑन द सिचुएशन, के पास इन फैक्टर्स को वो डिपेंड करेगा कि कौन सी वो कंडीशन सेटिस्फाई कर पा रहा है, देन ही विल डिसाइड कि उसको बैंक से लोन लेना है या मनी लेंडर से। डेफिनेटली बैंक से लोन लेना बेटर है, लेकिन उसके लिए जो कंडीशंस हैं वो मानव को सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। Then my dear comes the question, look at 10 rupee note. What is written on top? Can you explain this statement on a 10 rupee note? देखो, नॉर्मली हमारा जो एक 10 रुपी नोट होता है उसके पहला क्वेश्चन आता है क्या उसके टॉप पे लिखा होता है। मान लीजिए उसके टॉप पे लिखा होता है गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर आपके पास कभी कोई नोट पड़ा हुआ है तो काम कीजिए, निकालिए 10 रुपी, 50 रुपी, 500 रुपी, जो भी आपकी जेब में नोट है, उसके ऊपर देखिए लाइन लिखी हुई है गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सर इसका मतलब क्या है? सर इसका मतलब है नंबर 1, द नोट इज इशूड बाय द सेंट्रल बैंक। कौन इसको इशू कर रहा है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट का मतलब है द करेंसी ऑथराइज्ड और गारंटीड, मतलब ये गारंटीड है, ये हमारी ऑथराइज करेंसी है, इसको एज ए लीगल आप सोर्स ऑफ पेमेंट यूज कर सकते हैं। थर्ड, इंडियन लॉ लीगलाइज द यूज ऑफ रूपी एज ए मीडियम ऑफ पेमेंट। यानी इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि इंडियन लॉ इसको लीगल करार देता है कि आप इसको जो रूपी को है एज ए मीडियम ऑफ पेमेंट यूज कर सकते हैं, और कोई इसको रिफ्यूज नहीं करेगा इन सेटलमेंट ऑफ द ट्रांजैक्शन। कि मान लीजिए आप दुकानदार को जाके अगर अपने रुपए देंगे तो वो आपको उतना सामान देगा इजीली, कोई इसको रिफ्यूज नहीं करेगा। एज ए मीडियम ऑफ पेमेंट एवरीबडी विल एक्सेप्ट इट। Now last, everybody is bound to accept it in exchange for goods and services and also in the discharge of debit. तो डेफिनेटली सर हर बरसा बाउंड है, आपको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विस। और अगर आपको पुराने डेप्ट वगैरह को भी वापस करना है, लोन वगैरह भी चुकाना है, तो आपको इस बंदे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये इसका मतलब है। एक बार फिर ध्यान दीजिएगा, ये लाइन लिखी हुई है, क्या मतलब है इसका? हमारी करेंसी को कौन इशू कर रहा है? आरबीआई। आरबीआई ने इसको क्या किया? ये ऑथराइज्ड है, गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट है,
आप इसको एज ए मीडियम ऑफ पेमेंट यूज कर सकते हैं। इंडियन लॉ ने इसको लीगलाइज कर दिया है एज ए मीडियम ऑफ पेमेंट, कोई इसको रिफ्यूज नहीं कर सकता इन द सेटलमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन। फिर हर किसी को अकाउंट है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा इसको फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज एंड आल्सो इन द डिस्चार्ज ऑफ डेब्ट, मतलब कोई इसको मना नहीं करेगा। ये लीगलाइज करेंसी है, आरबीआई ने इसको अप्रूव किया हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी गारंटी ले रहा है। सर अब कुछ छोटी छोटी हमारे पास टर्म्स आती हैं, इनको देख लीजिए, कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क का। डिफाइन इंटरेस्ट रेट। सर इंटरेस्ट रेट क्या होता है सर? द अमाउंट ऑफ मनी which is paid by the borrower for the use of money and is fixed by the bank। तो जो पैसा आप कोई बोरोर को पे करना पड़ता है जब वो मनी को यूज करता है, दैट वी कॉल इंटरेस्ट रेट। मान लो मैंने बैंक से लोन वगैरह लिया तो बैंक की मनी को यूज कर रहा हूं ना, तो मेरे को उसके बदले में जो उसको मनी देनी पड़ेगी दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। और इसको कौन फिक्स करता है? बैंक, अगर आप बैंक से लेते हैं। एंड समटाइम अगर आप इसे किसी मनी लैंडर से लेते हैं तो फिर मनी लैंडर इसको फिक्स करेगा। CRR बड़ी कॉमन टर्म आपने सुनी होगी, कैश रिजर्व रेशियो। सर ये टोटल डिपॉजिट की वो परसेंटेज होती है जो हर कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है। देखो हमारे इंडियन बैंकिंग सिस्टम में एक रूल है कि जब भी किसी बैंक के पास कोई डिपॉजिट आएंगे उसकी एक फिक्स परसेंटेज आपको मिनिमम परसेंटेज सेंट्रल बैंक के पास रखनी पड़ेगी। इस समय ये 4% के अराउंड है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बैंक में 100 करोड़ रुपए आता है तो 4 करोड़ बैंक कहां रखेगा? सेंट्रल बैंक के पास। कैश रिजर्व रेशियो। सर डिफाइन क्रेडिट क्या होता है सर? इट इज द अरेंजमेंट इन विच लैंडर सप्लाइज द मनी टू द बोरोर। एक अरेंजमेंट जिसमें लैंडर बोरोर को मनी को सप्लाई कर रहा है। सर डिफाइन चेक। चेक क्या होता है? बड़ा कॉमन, आपने सुना होगा, आपके पापा कह रहे होंगे मैंने चेक काट के दिया हुआ है। तो चेक क्या है सर? इट इज द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बाय विच पेमेंट ऑफ मनी इज मेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। सर एक हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू अगर मेरे को किसी दूसरे पर्सन को पेमेंट करनी है तो मैं कर सकता हूं। देन कम आइडिया डिमांड डिपॉजिट क्या होते हैं? सर डिमांड डिपॉजिट मैंने आपको बताया था वो डिपॉजिट होते हैं जिन्हें हम कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं जब आपकी इच्छा हो। एनी टाइम यू कैन विड्रॉ दिस। और मैंने आपको इसके साथ एक और भी अगर याद होगा बताया था, फिक्स डिपॉजिट, उनको एक पर्टिकुलर टाइम से पहले हम विड्रॉ नहीं कर सकते। सर्टिफाइड मॉनेटरी सिस्टम, सो वो सिस्टम जिसमें गुड एंड सर्विस को हम एक्सचेंज करते हैं with the money. Money act as a medium of exchange. So in which every good and service are sold against money and also good and service can be purchased with the help of money. यानी monetary system क्या है? Where money act as a medium of exchange. Money की help से आप good and service को खरीद भी सकते हैं and good and service को money के लिए आप sell out भी कर सकते हैं। So what is the money? Last को हमारा पॉइंट आ जाता है, define money. So it is anything which can be used as a medium of exchange, measure of value and store of value. मैंने आपको पहले भी बताया था मनी को हम जब भी डिफाइन करते हैं वो डिफाइन द मनी इन द फॉर्म ऑफ इट्स फंक्शन। तो यहाँ पे हम क्या बताएंगे? What is the money which can be used as a medium of exchange, measure of value and store of value. फिर आता मेरे क्वेश्चन मेरे बच्चे अगला, why are transaction made in money? So transaction money की टर्म में क्यों होती है? Because it is the medium of exchange and a person holding money can easily exchange for any commodity or services. So transaction money की टर्म में इसीलिए की जाती है क्योंकि मनी क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और एक पर्सन के पास अगर मनी है तो उसको किसी भी आइटम के साथ, किसी भी कॉमोडिटी या सर्विस के साथ एक्सचेंज कर सकता है। So what is the barter system? So the system of exchanging good is called barter system. मैंने पहले भी बताया था जहां पे हम गुड्स को गुड्स के साथ एक्सचेंज करते हैं, that is the barter system. So what is the formal credit? When loan is made available by different institution like banking sector, commercial bank, जो गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, जब आप उन इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं तो that is my dear formal credit. वो आपको किसी बैंकिंग सेक्टर से मिल रहा है, कमर्शियल बैंक से मिल रहा है, that is my dear formal credit. So इनफॉर्मल क्रेडिट क्या होता है? जो लोन हम फ्रेंड्स वगैरह से, रिलेटिव से, किसी मनी लैंडर से लेते हैं, दैट इज माय डियर इनफॉर्मल क्रेडिट। और मैंने आपको बताया इसमें नॉर्मली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह होता है बहुत ज्यादा चार्ज किया जाता है। तो दैट वाज माय डियर टॉपिक फॉर द मनी एंड क्रेडिट। और आप बच्चों कोई भी अगर डाउट होता है, कोई भी दिक्कत है, मैंने पहले भी आपको बोला है, एनी टाइम माय डियर यू कैन कॉल मी, यू कैन व्हाट्सएप मी, I will definitely solve your doubts. Thank you very much. God bless you all.